नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लोक पोल द्वारा किया गया जनमत सर्वेक्षण बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें कि लोक पोल का कर्नाटक विधानसभा का सर्वे सबसे सटीक निकला था। इस एजेंसी ने देश के सभी राज्यों में सर्वे किया है और पिछले एक हफ्ते से एक-एक राज्य का सर्वे प्रकाशित कर रही है। उसने अभी तक जिन 19 राज्यों के सर्वेक्षण के परिणाम प्रकाशित किए हैं, उनमें सभी बड़े राज्य शामिल हैं। हम कह सकते हैं कि स्विंग स्टेट्स शामिल हैं। इन परिणामों को हम विस्तार से देखेंगे, मगर संक्षेप में पहले मैं इसका निचोड़ आपको बता देता हूँ। अव्वल तो ये सर्वेक्षण बताता है कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, वो बिल्कुल हवा-हवाई है और उसकी सीटें बढ़ने के बजाय घट रही हैं और बड़ी संख्या में घट रही हैं। दूसरा, इंडिया का प्रदर्शन उतना बुरा नहीं है, जितना मीडिया में या दूसरे सर्वेक्षणों में दिखाया जा रहा है। आइए पहले ये देखते हैं कि बीजेपी को किन-किन राज्यों में कितना नुकसान हो रहा है और कुल नुकसान क्या है। इसके हिसाब से बीजेपी को जो इन राज्यों में नुकसान हो रहा है, वो 63 सीटों का है और ये तब है जब मैंने कम वाले आंकड़े को लिया है, यानी अगर रेंज है 6 से 8 सीटें का नुकसान हो रहा है, तो मैंने कम नुकसान 6 सीटों वाला नुकसान कैलकुलेट किया है। उसके हिसाब से 63 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी को जिन राज्यों में नुकसान हो रहा है वो इस प्रकार है। महाराष्ट्र में 16 सीटों का, राजस्थान में 6 सीटों का, बंगाल में 5 का, कर्नाटक में 12 का, बिहार में 14 का, मध्य प्रदेश में 4 का, हरियाणा में 3 का, असम में 3 का, कुल 63। और अगर आप बीजेपी का फायदा देखें इन 19 स्टेट्स में कितनी सीटों का फायदा हो रहा है, तो केवल 2 स्टेट्स हैं, जिनमें पहला उड़ीसा है, जहां पर 5 सीटों का फायदा हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी 5 सीटों का फायदा बता रहा है ये सर्वे, यानी कुल 10 सीटों का फायदा हो रहा है और 63 सीटों का उसे नुकसान हो रहा है। जहां तक इंडिया को होने वाले फायदे का प्रश्न है, तो उसे कुल 80 सीटों का फायदा होता दिख रहा है और राज्यवार ढंग से अगर देखें तो महाराष्ट्र में 16 सीटों का, राजस्थान में 6 सीटों का, गुजरात में 5 सीटों का, बंगाल में 5, असम में 3, कर्नाटक में 12, बिहार में 14, मध्य प्रदेश में 4, हरियाणा में 3, तेलंगाना में 12, कुल 80 सीटों का फायदा। अब सोचिए अगर तस्वीर यही रहती है तो क्या होगा, या इंडिया के पक्ष में पलड़ा थोड़ा और झुका तो कैसे पूरी तस्वीर बदल सकती है। आइए अब चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं जो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं, डॉक्टर माफ कीजिए राजेंद्र तिवारी हैं और शीतल पी सिंह हैं। आप तीनों का कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि बातचीत शुरू करने से पहले वो ग्राफिक्स देख लें आंकड़ों का और उसके बाद फिर मैं आपकी टिप्पणियां लूंगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सर्वे देखिए, ये भी चौंकाने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ये माना जा रहा है कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन यहाँ 3 से 4 सीटें इंडिया यानी आप कह लें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं, इस पोल के हिसाब से, लोक पोल के हिसाब से। अगला स्टेट लेंगे, ये बिहार में देखिए 24 से 25 सीटें एनडीए को। आपको याद होगा पिछली बार 39 सीटें एनडीए ने बिहार में जीती थी और इस बार इंडिया को 15 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो ये बड़ा स्टेट है जहां पर बीजेपी खो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गेन कर रही है, 64 से 68 से 69 सीटों पर पहुंच रही है। इंडिया जो कि अगर माने आप पिछली बार 16 सीटें थी उसके पास, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के पास, वो 8 से 10 सीटों में सिमट रही है। बीएसपी को जरूर 3 से 4 सीटें मिल रही हैं, तो 10-12 सीटों के आसपास का ये गणित उनका बैठ रहा है। उड़ीसा में देखें, बीजेपी की सीटें यहाँ भी बढ़ रही हैं। वो 11 से 13 सीटें, मतलब पिछली बार बीजेडी की सीटें ज्यादा थी, अब ये स्थिति पलट रही है। बीजेपी की सीटें 11 से 13 हो रही हैं और बीजेडी 7 से 9 में जा रही है। कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 39 की 39 सीटें हैं। इसको मैंने इस नुकसान में ऐड नहीं किया है बीजेपी के, क्योंकि ये स्थिति वही है, पिछली बार जो थी लगभग वही है, तो इसको मैंने उसके नुकसान में नहीं डाला है। अगले स्टेट में चलेंगे, केरल में
इसको भी मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ये यहाँ से ना बीजेपी को नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। जो भी सीटें हैं वो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच ही जा रही हैं, यानी कांग्रेस और सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को। कर्नाटक का सर्वे दिलचस्प है क्योंकि यहाँ बीजेपी ने पिछली बार 25 सीटें जीती थी और इस बार उसको 11 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस 15 से 17 सीटें हासिल कर रही है। ये मेजर गेन यहाँ पर कांग्रेस को, इंडिया को होता दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट का सर्वे भी है, इसकी सीटें भी मैंने उस तरह से नुकसान और फायदे वाले में ऐड नहीं की थी। यहाँ बीजेपी 6 से 8 सीटें हासिल कर रही हैं और कांग्रेस 2 से 4 सीटें, अदर्स में 0 से 1 सीटें हैं। ये सीटें मैंने इसलिए कैलकुलेशन में रखी क्योंकि ये उस तरह से गिनी भी नहीं जाती हैं। अगले प्लेट पे जाएंगे। असम में देखिए 7 से 8 सीटें और कांग्रेस की सीटें असम में बढ़ती दिख रही सर्वे के हिसाब से 4 से 5 सीटें। अदर्स को भी 2 सीटें यहाँ मिलती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में जो कहा जा रहा है कि टीएमसी की सीटें घटेंगी, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी नहीं तो कम से कम उतनी तो रहेंगी ही, ऐसा नहीं होता दिख रहा है। इस सर्वे के मुताबिक टीएमसी 22 से बढ़कर 26 से 28 सीटें पहुंच सकती है, बीजेपी 18 से गिरकर 11 से 13 सीटें तक पहुंच सकती है और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में यह भी एक हैरतनाक परिणाम है क्योंकि माना जा रहा है कि गुजरात तो मोदी शाह का स्टेट है, वहां तो एक भी सीट किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि कमी हो रही, 21 से 23 सीटों पर जा रहे हैं और इंडिया को 3 से 5 सीटें वहां मिल सकती हैं। राजस्थान, जहां की बात सबसे ज्यादा हो रही है मीडिया में, ये एक अलग दूसरा स्विंग स्टेट माना जा सकता है, जहां पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने 25 की 25 सीटें जीत ली थी। इस बार एनडीए के खाते में 17 से 19 सीटें और इंडिया के खाते में 6 से 8 सीटें जाती दिख रही हैं। महाराष्ट्र का सर्वे बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ भी 41 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, लेकिन वो गिरकर 21 से 24 सीटों पर आ रहा है और इंडिया 23 से 26 सीटों पर छलांग लगा रहा है। अदर्स के खाते में भी एक जा रही है। तो ये एक और महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर बीजेपी और एनडीए सीटें गंवा रहे हैं। और तेलंगाना में बहुत कांग्रेस के लिए उत्साहित करने वाला रिजल्ट हो सकता है ये। कांग्रेस को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस 0 से 1 सीटें और बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट एआईएमआईएम को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में इसको भी मैंने जब जोड़ा था फायदा नुकसान में, मैंने इसको भी ऐड नहीं किया था। एनडीए में को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 1 से 2 सीटें। बहुत ज्यादा चेंज नहीं है इस स्टेट में, इसलिए इसको मैंने ऐड नहीं किया था। हरियाणा में जरूर परिवर्तन है और क्योंकि यहाँ पर एनडीए बल्कि बीजेपी ने कहना चाहिए 10 की 10 सीटें जीती थी और इस बार वो घटकर 6 से 7 सीटों पर आ सकती है। इंडिया को 3 से 4 सीटें यहाँ मिल सकती हैं, तो इंडिया का गेन इस स्टेट में भी दिख रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो लोक पोल है उसके परिणाम हैं और साफ बता रहे हैं कि 400 पार का नारा कहीं जमीन पर उतरते नहीं दिख रहा है। अलबत्ता बीजेपी पुराना आंकड़ा भी दोहराने में सक्षम नहीं दिख रही है। विनोद जी, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए मुकेश जी, लोक पोल का सर्वे जैसा कि आपने बताया कि कर्नाटक में काफी सटीक साबित हुआ था और मुझे भी कई राज्यों में जितना मेरा फीडबैक है, मैं कहीं गया तो नहीं हूँ कि मैं ये दावा करूं कि मैं घूम के आया हूँ, लेकिन जो लोगों से बात होती है, मित्रों से, वहां के तमाम रहने वाले लोगों से, तो काफी हद तक जो है यही तस्वीर मुझे भी दिखाई पड़ती है, खासकर राजस्थान को लेकर के या मध्य प्रदेश में भी मेरा ही मानना है कि 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। गुजरात को लेकर जरूर मेरा थोड़ा सा है कि गुजरात हमेशा कई बार मैंने धोखा खाया है गुजरात के आकलन को लेकर के।
जब से मैं गुजरात को कवर कर रहा हूँ, खासकर 2002 के बाद से। तो मैं तो अभी भी गुजरात में 26 में 26 ही दूंगा बीजेपी को, क्योंकि मोदी जी का स्टेट है, शाह जी का स्टेट है। हालांकि पता नहीं, सर्वे अगर लोकपुल कह रहा है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं उसको वो नहीं, काउंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का गुजरात का मानस है, वातावरण है, उससे लगता है। इसमें आंध्र प्रदेश का आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने जो तमिलनाडु, जो चंद्रबाबू नायडू से अलायंस किया है, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि वहां जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी जगन रेड्डी के खिलाफ है, और मेरे बीजेपी ख्याल इस से बार। आंध्र प्रदेश का भी इनका सर्वे एक आध दो दिन में आएगा, इसलिए मैंने हाँ, तो शामिल नहीं किया। जी। वो वो इसमें नहीं है। और उड़ीसा में तो जैसा लग रहा, मुझे लगता है उड़ीसा में, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि बीजेपी की सीटें जितनी दिखा रहे हैं शायद उतनी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन हाँ, उसके आसपास ही रहेंगी, एक दो सीट आगे पीछे हो सकती है। तो जी। 11-13 दिखा रहे हैं और 7-9 दिखा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के सर्वे मुझे करीब करीब जिस तरह की रिपोर्ट हमको भी मिल रही है, कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। लेकिन अगर देखिए, अगर ये सर्वे, इसके जैसा एक सर्वे है, ये दिशा बता रहा है एक तरह से, आंकड़ों पर भी ना भी जाए अगर। और कल चूंकि पहला आपका फेज है चुनाव का, 102 सीटें, उन पर कल मतदान होगा। अगर दिशा यही परसों रहती है, परसों मतदान होगा। हाँ परसों, मतलब कल से, मतलब जी। आज से प्रचार बंद हो गया ना, 19 तारीख को पहला मतदान है। जी। अगर दिशा यही रहती है तो निश्चित है बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और फिर वो चुनौती, और मैं तो हमेशा कहता हूं, देखिए मेरा मानना है कि 400 पार और 370 का जो नारा मोदी जी ने दिया है, या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, दरअसल लड़ाई वो 272 की लड़ रहे हैं। लड़ाई वो 272 273 की लड़ रहे हैं। जी। बीजेपी की बात कर रहा हूँ, एनडीए को मान लीजिए। लेकिन वो 400 पार और 370 का नारा इसलिए दिया है कि अगर वो 272 का नारा देते या 300 का नारा देते, तो डिबेट फिर 272 पे होती, कि 272 आएंगी कि नहीं आएंगी, 250 आएंगी कि 272 आएंगी कि 300 आएंगी। अभी क्या डिस्कोर्स में डिबेट होती है कि 400 आएंगी या 450 आएंगी या 350 आएंगी। तो एक तरह से उन्होंने जो मुख्यधारा का मीडिया है, उसमें डिस्कोर्स बदल दिया, चर्चा बदल दी, और सामने वाले को का मनोबल तोड़ने की एक रणनीति के तहत उन्होंने ये नारा दे दिया और अपने कार्यकर्ताओं को इतना विश्वास दे दिया। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने तो बाकायदा अगले 100 दिन के सारे कार्य, नीतियां और सारे टास्क भी दे दिए हैं मिनिस्ट्रीज को, बाकायदा, जी। मतलब ऑर्डर करके दिए, कोई ऐसा नहीं कि बोला, उन्होंने बाकायदा लिखित रूप में आदेश करके दिया गया है कि अगले 100 दिन की आप तैयारी करिए। संसद के पटल पर वो कह चुके हैं, मैं तीसरी बार आऊंगा, लाल किले में बोल चुके हैं, हर भाषण में वो कहते हैं। अभी इंटरव्यू जो उन्होंने दिया एक न्यूज एजेंसी को, जो काफी दिखाया गया, उसको उन्होंने कहा कि बस अगली बार मैं ये करूंगा, ये करूंगा। मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह से जी। अपने को आत्मविश्वास से भरे लबरेज दिखाई दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि हम ये करेंगे। लेकिन मूल चीज जो है वो है लड़ाई 272 की, और 272 की लड़ाई असली लड़ाई है। जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, है ना, जो अभी शीतल भाई भी काफी घूम के आए हैं, राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं, वो निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाली है बीजेपी नेतृत्व के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन को इससे बहुत अति आत्मविश्वास में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की एक खास बात है जिसका, जो हम सबको मानना चाहिए, कि वो लास्ट बॉल तक बैटिंग करने वाली टीम है। और वो इलेक्शन मैनेजमेंट में, बूथ मैनेजमेंट में, नैरेटिव बदलने में, चीजों को ध्रुवीकरण की राजनीति में, इसमें वो बहुत आगे है। और खासकर प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह का फीडबैक उनको, देखिए जब 19 तारीख को जो पोल पड़ेंगे और उसके बाद वो आज एग्जिट पोल भी पार्टियां कराती हैं अपना, भले उसका प्रकाश उसको दिखाया जाए ना दिखाया जाए, प्रसारण ना हो, लेकिन फीडबैक लेती है। अगर उनको कोई नकारात्मक फीडबैक मिला तो निश्चित रूप से वो फिर इलेक्शन को दूसरा टर्न भी दे सकते हैं। दूसरा टर्न से मेरा मतलब थोड़ा और आक्रामक तरीके से प्रचार करके, आप याद कीजिए 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव था विधानसभा का, शीतल जी को याद होगा, तीसरे चरण में, तीसरे या चौथे चरण में उन्होंने फिर शमशान, कब्रिस्तान, होली, रमजान की बात की थी, यानी जी। फतेहपुर इलाहाबाद की मीटिंग में। दो चरण में। तो अभी अभी भी पूरी कोशिश तो हुई है। आज मुझे बता रहे थे एक सज्जन, एक चैनल पे मैं डिस्कशन में था, कि वो हरियाणा से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं मोदी जी की तस्वीर के साथ, जिसमें बीजेपी ने चंद्रयान की सफलता, G20 की सफलता, बुलेट ट्रेन, इस तरह के तमाम सारे अपनी घोषणाओं को दिखाया है। उसमें महंगाई, बेरोजगारी और जो सवाल है उनकी बात नहीं की है। यानी वो अपने नैरेटिव से
उन मुद्दों को ढकना चाहते हैं जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है या जनता के बीच में इस समय जनता को मथ रहे हैं। तो वो एक उनकी रणनीति है। और जिस जी तरह से उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा, या मछली को लेकर के जिस तरह से मछली के उसको लेकर हुई तैयारी, तो वो सब मुगल काल की बात, शहजादा, तो जी इससे कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से चुनाव को, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी अपना अंतिम अस्त्र मानती है उसको, उसकी तरफ वो ले जाने की कोशिश भाजपा करेगी अगर इस तरह का फीडबैक उसको मिलेगा। और उसकी कोशिश, क्योंकि राजपूत नाराज हो रहे हैं, खबर आ रही है गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान तक, तो अब राजपूत राजपूत से होकर फिर वापस हिंदू बन जाए, ये जरूरी है। जाटों जी में डिवीजन है हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मलय किसानों को लेके, तो वो हिंदू बन के वोट करें। तो ये कोशिश बीजेपी करेगी और बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करेगा इसको लेकर, वो हिंदुत्व का अपना ध्रुवीकरण करेंगे। तो मुझे जी लगता है अभी बहुत चीजें जल्दी, देखनी है हम लोगों को। बिल्कुल, ये इसमें बहुत लेकिन बड़ी सर्वे को शुरुआत मिला है। के मुझे लगता है जिस तरह की लेकिन रिपोर्ट आ रही है करीब करीब वैसा ही जी लगता है। जी जी लेकिन शीतल जी, ये एक ट्रेंड जो जिसकी बात की कि एक ट्रेंड है जो एक अलग तस्वीर रख रहा है। मतलब शायद यही ट्रेंड है जो राहुल गांधी पहले 180 कह रहे थे, आज 150 बीजेपी के लिए कहने लगे। उत्साह तो बढ़ रहा होगा इंडिया का, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये आंकड़े कितने सच्चाई के, जो आपके पास फीडबैक आ रहा है, जो आप देख रहे हैं? हालांकि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी गेन करती जा रही, करती दिख रही है आंकड़े के हिसाब से। 80 सीटें बेशक ना मिले, लेकिन 4-5 सीटें फिर भी बढ़ रही हैं उसकी। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इनको मैं बहुत पहले से फॉलो करता रहा हूँ। कर्नाटक के चुनाव से तो खैर मैंने किया, उसके बाद भी बहुत सारे अन्य चुनावों में भी मैंने इनको फॉलो किया है। तरीका सबका वही है। आजकल सारी सर्वेक्षण एजेंसियां क्या करती हैं कि ये सैंपल्स आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, एड्रेसेस, नाम, नंबर मिल जाते हैं, रैंडम कॉल करते हैं सब। अब फील्ड में जाने का प्रचलन खत्म हो गया। जो जैसे मार्ग वगैरह पहले करते थे कि उनके वॉलंटियर्स फील्ड में जाते थे, क्वेश्चनर होता था, लोगों से नहीं नहीं, मिलते थे इंडिविजुअल। वो भी करती हैं एजेंसियां, जैसे बहुत सीएसडीएफ वही करती है। सीएसडीएफ सीएसडीएस करती है। बिल्कुल। सीएसडीएस करती है। सीएसडीएस चूंकि अब वो ये सर्वेक्षण करती है कि लोगों की राय का क्या प्रतिशत है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इस पे नहीं वो करते। और लोकपाल ने भी अपना स्पष्ट किया है कि उसने हर कंस्टिट्यूंसी में 3000 कुछ सैंपल किए हैं, और वो हाँ, डायरेक्ट उन्होंने सैंपल है। जी उन्होंने सैंपल दिया है कि इतनी जी सैंपल संख्या थी। ये नहीं दिया है कि उन्होंने फोन से किया है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग अब फोन से ही करते हैं। वो इकोनॉमिकल पड़ता है। जैसे सी वोटर ट्रैकर चलाता है रेगुलर, वो भी फोन पे निर्भर है। तो जी मैं इनकी प्रणाली पर नहीं चुनौती दे रहा हूँ, ठीक करते हैं ये। और इनका कोई न ये इधर की तरफ बहुत अतिशयोक्ति करते हैं ना उधर की तरफ। इनका इस मामले में लगभग बैलेंस मैंने पाया है। थोड़ा बहुत एवरेजन सब में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा हमारे पास अभी है। अभी हमारे पास जो है, मेरे पास एक चित्र है, मैं इसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, भूल गया आपको पहले कर देता, जिसमें कम से कम 2 राष्ट्रीय चैनलों ने सर्वे करके 542 सीट पर, जो सीट विभिन्न ग्रुप्स को दी है, उन सीटों की संख्या 564 568 निकल रही है। यानी वो इतना भी नहीं देखते कि वो जो आंकड़ा दे 583 रहे हैं, शीतल, 583 निकल रही है एक चैनल की। ये से 582 83, और जी न्यूज पे 82, वो हाँ। चला। वो उन्होंने जो पोल ऑफ पोल्स किया उसको भी नहीं गिना कि वो 543 ही लोकसभा सीट है, वो 563 या 564 है। तो इस तरह की के सर्वे भी हो रहे हैं, जो मतलब क्या कहा जाए। और उसमें पूरी कोशिश है कि वो 400 सीटों तक पहुंचा दे एनडीए को, फिर भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो एक तो वो तो है, अभी वो बहुत ही। इस सर्वे को पर फोकस करें जरा। जी मैं इसी पर आता हूँ। मुझे इसमें सिर्फ बंगाल और बिहार में थोड़ा सा इनका, मुझे लगता है कि शायद जितना इनका अनुमान है उससे बीजेपी कुछ बेहतर कर रही हो। लेकिन अभी मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूं कि इनका पूरी तरह गलत होगा। लेकिन मान लीजिए ये दोनों में मिला के 8-10 सीटों का डिफरेंस होगा, तो इनके पूरे काम में ये सिर्फ लगता है। लेकिन वहीं अब मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब भी इन्होंने सर्वेक्षण किया है, तब से अब की परिस्थिति में और बदलाव हो चुके हैं। और शायद उत्तर प्रदेश में वो आंकड़ा, चूंकि मैं यहाँ हूं और इसको काफी करीब से देख रहा हूं, जो इनका आकलन है, इससे बेहतर परफॉर्मेंस इंडिया करने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरे राजस्थान में जहां जो इनका आकलन है, उससे बेहतर प्रदर्शन इंडिया राजस्थान में करने जा रहा है। और बिहार और बंगाल में मुझे लगता है एनडीए उससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। ये मेरा अनुमान है।
क्योंकि पंजाब और उधर आंध्र प्रदेश का इन्होंने नहीं दिया है, नहीं तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन वो दोनों एनडीए स्टेट नहीं है एक्चुअली। एनडीए को उसमें थोड़ा, बीजेपी को तो खासकर उसमें बहुत थोड़ा सा ही उसका अंश है, उनके सहयोगियों को कुछ सीटें वहां मिल सकती है। हाँ, कई छोटे राज्य नहीं है पंजाब, और आपने आंध्रा की बात की, इसमें झारखंड भी नहीं है, इसमें दिल्ली भी नहीं है। उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर भी नहीं है, कई राज्य रह गए हैं। लेकिन जो लेकिन वो आंकड़े बहुत बड़ी आज, संख्या नहीं है, वो संख्या जी बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब राजन जी, आपकी टिप्पणी, आपने इस सर्वे को, वो जो चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं मीडिया में, जो दूसरे सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह की पिक्चर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बरक्स ये सर्वे जो सामने रख रहा है, कैसा दिखता है आपको? इन दोनों में कितना, एक तो बड़ा अंतर दिख रहा है, मतलब मुझे लग रहा है अगर दोनों फाइनल सर्वे जब हमारे साथ होंगे तो कम से कम 60-70 सीटों का अंतर दो तरह के सर्वों में आपको मिल जाएगा। जी। पहले तो जितने राज्यों का इन्होंने सर्वे अभी तक दिया है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और जरा शीतल जी बता रहे थे, मैंने उस चुनाव से, कर्नाटक के चुनाव से ही इसको फॉलो कर रहा हूँ। टोटल सीट से बता रहे हैं 251 एनडीए की अब तक जो आया है उसमें, एंड 194 बता रहे हैं इंडिया की। अब जो बची हुई हैं सीटें, मेजर जो राज्य बचे हुए हैं, वो आंध्र प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, गोवा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और झारखंड। तो ये सीटें हैं 72 इन राज्यों में, और इनमें से कोई राज्य, उत्तराखंड को छोड़ दें तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां ये कहा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर जाएगी। हालांकि मैं उत्तराखंड को भी नहीं मानता हूं कि वहां वो 5 सीटें जीतने जा रही है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब इन आंकड़ों को अगर आप देखें, मैं उन आंकड़ों को नहीं देखना चाहता, उन पर बात नहीं करना चाहता जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चैनल्स पे जो आए हैं, क्योंकि वो तो मुझे बताए शीतल जी ने कि 263 और कितने उनका टोटल हो जा रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पे वहीं से सवाल खड़ा हो जाता है, तो इसलिए उन पर बात करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये पोल एक डायरेक्शन बता रहा है, एक डायरेक्शन ये बता रहा है कि अगर आप 3 महीने पहले का माहौल जो देश में था, जब चुनाव घोषित नहीं हुए थे, या जब नीतीश कुमार टूट के आए और ये सब कहानी चल रही थी, उस समय ऐसी तस्वीर नहीं सोची जा सकती थी जो तस्वीर इसमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद से लगातार तेजी से तस्वीर बदल रही है, और ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सर्वे जो तस्वीर बदल रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आने वाले दिनों में, परसों पहले चरण का मतदान है, 102 सीटें हैं, और उनका मैं आपको बताऊं, 102 सीटों में एनडीए के पास 50 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के पास 48 सीटें। तो और पार्टी के तौर पर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की उसमें 36 सीटें हैं और कांग्रेस की 14 सीटें। जी। तो अगर उस 102 सीटों की इंपॉर्टेंस आप इस तरह से देखें कि दोनों गठबंधन लगभग बराबरी पर है उसमें 2019 में। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, अगर इसको आप देखें तो उसके सामने चुनौती है कि इस कमी को कहां से पूरा करें, तो वो जो तमिलनाडु है वहां से पूरा करें। लेकिन तमिलनाडु में क्या हो गया है, तितरफा चुनाव हो गया है। तमिलनाडु में पिछले करीब 50-55 साल से दो पक्ष रहते थे, एक डीएमके और एआईडीएमके, दोनों के गठबंधन होते थे और आमने सामने लड़ते थे, या गठबंधन नहीं भी होते थे, दोनों मेजर पार्टियां थी जो आमने सामने लड़ती थी। इस बार तीसरा कोण आ गया है जो भारतीय जनता पार्टी का है, और इसका फायदा जो इसमें भी दिखा है और सारे सर्वे में दिख रहा है। अगर आप एबीपी सी वोटर का सर्वे देखें, वो भी बता रहा है कि 39 की 39 सीटें जा रही हैं डीएमके को, मतलब इंडिया गठबंधन को। तो वहां पर इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अब इसमें भी कुछ जगहों पर, जैसे शीतल जी ने कुछ बताया, उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं भी मुझे लग रहा है कि तेजी से वहां चीजें बदल रही हैं। दूसरी बात, बिहार को लेकर मैं शीतल जी से सहमत नहीं हूं। बिहार की जो सीटें इसने बताई हैं, इंडिया गठबंधन उससे बेहतर प्रदर्शन करता हुआ मुझे आज की तारीख में नजर आ रहा है। ये ऐसा नहीं है, बिहार की सीटें उन्होंने बताई, बीजेपी प्लस को 24 सीटें बताई और इंडिया को 16 सीटें बताई। मुझे लगता है यहाँ पर बराबरी का मुकाबला आज की तारीख, आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं कहा जा सकता कुछ।
आज की तारीख में बराबरी का मुकाबला मुझे दिख रहा है। वैसे ही जो बंगाल मुझे ठीक लग रहा है इनका, कि जबकि शीतल जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है भाजपा उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल की जो स्थिति है, जो मैं थोड़ा सेंस कर रहा हूँ लोगों से बात करके और वहाँ के जो लोकल यूट्यूब चैनल्स हैं उन सबको देख करके जो सेंस कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है जो पहले चरण का चुनाव है जिसमें 3 सीटों में है कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, ये तीनों सीटें बीजेपी के पास है। बीजेपी इन सीटों में से कम एक तो पक्के तौर पर लूज करने जा रही है और हो सकता है 2 सीटें चली जाए। कूच बिहार हो सकती है कूच बिहार तो बिल्कुल जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि अलीपुरद्वार भी उसके हाथ से निकल जाए। जलपाईगुड़ी के बारे में मैं उतना श्योर नहीं हूं क्योंकि उसमें सिलीगुड़ी और इस सारे इलाके आते हैं, दार्जिलिंग भी शायद उसी में आता है, तो दार्जिलिंग नहीं आता है उसमें, ये सिलीगुड़ी वाला इलाका उसमें आता है, जलपाईगुड़ी। तो मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि ये जलपाईगुड़ी वाली सीट पर क्या होगा, लेकिन अलीपुरद्वार में चीजें फंसी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, आसान नहीं है। और कूच बिहार बिल्कुल अलग मामला है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट की सीटें इन्होंने बताई हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो 25 सीटें हैं उनमें से असम को अगर माइनस कर दे तो 15 सीटें आती हैं, 15 सीटें बचती, 15 नहीं 11 सीटें, 11 में से 8 इन्होंने बताया है कि एनडीए को मिलेंगी और 3 मिलेंगी कांग्रेस लेड अलायंस को। कांग्रेस लेड अलायंस वहां कुछ और है नहीं, कांग्रेस है और सीपीएम है त्रिपुरा में, इसके अलावा तो किसी से अलायंस वहां पर मुझे नहीं याद पड़ता किसी से है। लेकिन ये भी जो है संख्या बढ़ सकती है, 3 से ज्यादा हो सकती है इंडिया गठबंधन की संख्या। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है। आने वाले दिनों में इसी डायरेक्शन में चीजें बढ़ेंगी। जब मैं कह रहा हूं कि इस डायरेक्शन में चीजें बढ़ेंगी तो मेरा तात्पर्य ये है कि इंडिया गठबंधन जो बहुत कमजोर देखा जा रहा था वो 194 पर अगर खड़ा है और अगर जो 72 सीटें बची हैं इनको भी जोड़ लेंगे तो ये करीब 220 के आसपास, 215-220 के आसपास आ जाएगा। और ये जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, और ये 268-269 के आसपास पहुंचेंगे एनडीए। आज की तारीख की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो परसों से जो संदेश निकलेगा उससे हवा अभी तक जो सतह पर नहीं दिखाई दे रही है वो दिखाई देने लगेगी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। नीरज, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं सारे राज्यों की बात तो नहीं करूंगा, यूपी की बात कर सकता हूं, मैं बंगाल की बात कर सकता हूं क्योंकि उस पर थोड़ी सी असहमति है साथियों में। उड़ीसा की बात करना चाहूंगा। उड़ीसा में भी कहा गया है कि बीजेपी को इतनी सीट नहीं आनी चाहिए। मैं पिछले वोट शेयर और इस वोट शेयर के आधार पर कह रहा हूं। अब यूपी में क्या था, पिछली बार एसपी और बीएसपी एक साथ थे और दोनों ने मिलकर करीब 40% वोट लिया था। बीजेपी के 50% वोट थे, उसके सहयोगी के कुछ परसेंटेज ज्यादा होंगे, 10% की मार्जिन थी। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें और ये देखें कि दोनों दल जो साथ साथ थे वो आज अलग अलग हो गए, तो ऑन पेपर ये स्थिति है कि बीजेपी के 50% मान लिया, एसपी के 20%, बीएसपी के 20%, यानी नियरेस्ट जो कैंडिडेट है उसके आपकी मार्जिन जो है 30%। आप 6% कांग्रेस का जोड़ लीजिए एसपी में, तब भी 26%। आप समझिए कि पिछले विधानसभा में एसपी ने अच्छा किया था 30%, तो अगर 50% का वो 40% भी होती है बीजेपी, तो जो सेकंड कंटेस्टेंट है वो 40 तक आता है और बीएसपी 13-15 पे रह जाती है। तो इस ट्रायंगुलर कंटेस्ट में अगर 10% का मार्जिन रहता तो ये सीट वही आएगी जो कि दिख रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बहुत सही है, बल्कि मुझे तो ये डर था कि 85 में 80 सीट ना ले जाए। अगर एसपी का स्टेटस वही रहता जो पिछले चुनाव का था, अगर वो ज्यादा ग्रो नहीं करती और बीएसपी अगर अपने कमिटेड वोटर को रख पाती या रख पाए 20%, 18%, उस स्थिति में अगर 2019 के आंकड़ों को आधार बनाकर देखा जाए तो, लेकिन अगर हवा बदल गई हो, जनता का मूड बदल गया हो, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को 50% से 10% माइनस कर दी गया, आपके 10% कम हो गए, वो 10% एसपी में जोड़ लीजिए, तो एसपी के 20 + 10 कितने होते हैं? 30% होते हैं। तो उसके बाद वो, और तो इसलिए उतना क्लोज फाइट नहीं हो सकती। हाँ, बीएसपी में डिपेंड कर, बीएसपी का वोट अगर बीजेपी में चला गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, और ये हो सकता है बीएसपी का वोट बहुत महत्वपूर्ण है,
वो मिनिमम 13% तक आ चुका है, 18% से 19% से। वो वोट ये माना जा रहा है कि बीजेपी के पास जा रहा है, वो इंडिया अलायंस के पास नहीं जा रहा, मुस्लिम वोट उसके पास जा रहा है। तो कुछ स्थिति ऐसी है कि अगर बीजेपी अपने नियरेस्ट कॉन्टेस्टेंट मतलब एसपी और इंडिया के साथ अगर 10% का मार्जिन बरकरार रख पाती है तो वो रिजल्ट यही आएगा। ये मेरा यूपी के बारे में आकलन है। बंगाल के मामले में ये कहा जा रहा है कि शायद ममता उतना अच्छा ना करे। मुझे लग रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव जो 21 में हुए थे उसको देखा जाए और आप लोकसभा चुनाव से तुलना करें, लोकसभा चुनाव में 3% का अंतर था, 43% ममता का था, 40% बीजेपी के पास, और 2 सीटें थी, 4 सीटों का अंतर था दोनों पार्टियों में। विधानसभा में ममता के पास 5% वोट और आ गए। ये जो वोट आए हैं 19 से 21 के बीच, ये किसके आए हैं? बीजेपी के वोट 2% घटे, बाकी लेफ्ट और कांग्रेस के आए हैं। अगर ये वोट घटते भी हैं तो क्या लेफ्ट और कांग्रेस के वोट फिर लेफ्ट के पास जाएंगे या बीजेपी के पास जाएंगे? मुझे नहीं लगता वो बीजेपी के पास जाएंगे। अगर 40 में भी उन्होंने ये सोचा कि मैं बीजेपी को नहीं दूंगा, मैं टीएमसी को नहीं दूंगा, और लेकिन 21 में उन्होंने टीएमसी को वोट दे दिया, यानी उनका झुकाव, अगर बीजेपी, ये जो 5% वोट है उनका झुकाव टीएमसी के प्रति है। मुझे नहीं लगता वो टीएमसी का जो वोट है जो लेफ्ट या कांग्रेस से आया है 2021 में, वो वापस बीजेपी के पास जाएगा। वो या तो लेफ्ट के पास जाएगा या फिर टीएमसी के पास जाएगा। तो उस स्थिति मुझे लग रहा है कि सीटें जो है वो टीएमसी की पहले से बढ़ेंगी और बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। उड़ीसा में मुझे अलग लग रहा है। उड़ीसा में जो कहा जा रहा है कि सीटें बढ़ेंगी, वो हो सकता है। अगर पिछला चुनाव देखें तो बीजेपी के पास 38% वोट थे और बीजेडी के पास 42 या 43%, 5% का अंतर था। तो अगर हम माने कि बीजेडी से लोगों की एंटी इनकम्बेंसी बड़ी है, वो वोट जो है कांग्रेस के पास नहीं जाएगा। कांग्रेस हमको उससे जीतने की स्थिति में नहीं है, 11%, 12%, 15% वोट है। तो बीजेडी का वोट वहां पर निश्चित रूप से बीजेपी के पास जाएगा और उस चीज में 4-5 सीट, पहले भी उसने 7-8 सीटें ली थी मेरे ख्याल से, इस बार अगर 2-4 सीटें और बढ़ जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये 3 स्टेट के बारे में मुझे ये लग रहा है। और बाकी जो मेरा एक आकलन ये, जो बाकी साथियों का भी है, कि बीजेपी के लिए बड़ी बात है वो 303 अगर पार कर जाए, 303 से 1 सीट भी अगर उसको कम मिली तो उसके हाथ। और मुझे नहीं लग रहा, इस जो आकलन है, इस आकलन से यही लग रहा है कि बीजेपी जो है वो 300 से काफी कम निकल रही है। और हर स्टेट में, राजस्थान में हो, यूपी में हो, यूपी को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में हो, हर जगह, अभी महाराष्ट्र का शायद नहीं आया है नतीजा, तो हर जगह जो है वो महाराष्ट्र का बता चुका हूँ, महाराष्ट्र का बता चुका हूँ, काफी गेन है वहाँ इंडिया गठबंधन। हाँ, वो होना है, वो तो होना है सब। तो महाराष्ट्र में, बिहार में लूज कर रही है, जो पहले जो सीटें उतनी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंताजनक तो है ये पोल। और मैं फील्ड में नहीं गया हूं, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 270-80 आज की तारीख में, वही जैसे विनोद जी ने कहा कि अगर वो फिर से कम्युनल कार्ड खेल ले, लेकिन कम्युनल कार्ड कहां तक चलेगा? कम्युनल कार्ड अगर पहले नहीं चला, भाई जैसे एक CIDS का एक सर्वे आया था जिसमें 79% लोग ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान दोनों रहें। यानी वो जो कम्युनल वोट है जो 20% के आसपास है, वो 20% तो पहले से ही बीजेपी को दे रहे। अब इनकी कोशिश है जो 80% जो कम्युनल नहीं है उनको मुझे कम्युनल बनाना। तो राजपूतों में या ब्राह्मणों में या जाटों में जो कम्युनल है वो तो पहले बीजेपी का भक्त है जी, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये फिर से करने पर ऐसा नहीं है कि दूध को एक बार गर्म किया, आप दोबारा गर्म करेंगे तो पहले से ज्यादा गर्म हो जाएगा। वो जब खोलने का टाइम तो खोलेगा ही। तो मुझे लगता है कम्युनल वोट जितना बीजेपी का आना था उतना आ चुका है। राजन जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं उत्तर प्रदेश पर जो नीरन जी कह रहे थे, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिला था और सीटें मिली थी 71। 2019 के चुनाव में उसे 49.5% वोट मिला और सीटें मिली 62। तो वोट उस तरह से बढ़ने का जो मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जहां पर ज्यादा वोट है वहां ज्यादा वोट है, वहीं बढ़ रहा है। और एक जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन ने यह कर दिया कि 71 से उसकी सीटें घटा के 62 कर दी। और इस समय गठबंधन नहीं है इस बार यूपी में गठबंधन नहीं है ना। नहीं, अगर होता तो शायद। हाँ, एक चीज और मैं कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव में जो 2022 के विधानसभा चुनाव थे उसमें मायावती का वोट घटकर 13% रह गया। दूसरा अंतर यह है कि इस बार जो गठबंधन है वो नेशनल गठबंधन है। वो गठबंधन इस तरह का है जिसके बारे में ये चीजें अब बनने लगी हैं कि सरकार भी बना सकता है दिल्ली में जी। पिछली बार ये स्थिति नहीं थी जी। एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, मुझे ठीक परसेंटेज तो याद नहीं है, 2009 से 2014 के चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज मेरे ख्याल से
15% के आसपास बढ़ा था, तब उसकी सीटें 72 तक गई थी। तो किसी चुनाव में यह भी होता है, मतलब आप सोचते हैं कितना गिरेगा, 10 गिरेगा और क्या गिरेगा, लेकिन जब गिरने पर आता है या बढ़ने को आता है तो वो किसी भी स्तर पर चला जाता है, बशर्ते वो मूड हो। हम नहीं जानते कि जमीन में सतह में क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि 14 वाला मूड इस समय इंडिया के पक्ष में यूपी में है, ये नहीं कह सकते हम। उस समय भी हम लोग उस मूड को नहीं जान पाए थे। जी 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें थी और 2014 के चुनाव में वो सीटें बढ़कर 71 हो गई थी। ये भी, लेकिन हाँ। ये चीज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, ये दूसरे लोगों के साथ नहीं हो सकता, ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा। जी विनोद जी, ये इंडिया गठबंधन के लिए कितना टॉनिक का काम कर सकता है और बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है? देखिए, सर्वेक्षण जो होते हैं वो दोनों के लिए आई ओपनर होते हैं। मोदी शाह इससे सबक लेकर के जहां कमजोर हैं वहां अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं, अगर वो इसको मानेंगे तो, या अपने फीडबैक पे चलेंगे तो अलग बात है। और इंडिया गठबंधन के लिए है कि वो जो निराशा के गर्त में उसके लोग चले गए थे, तमाम ये मुख्य धारा के सर्वेक्षणों को देखने के बाद, जिनमें 583 सीटें तक दिखा दी गई, तो वो उससे उभरेंगे और उनको लगेगा कि भाई हम जीत के करीब पहुंच रहे हैं या जीत सकते हैं, तो और ताकत से अपनी उसके लिए लगेंगे। लेकिन मैं एक दो बातें जोड़ना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश को लेकर के जो नीलेंद्र ने जो आंकड़ों का भाई ने किया विश्लेषण, वो बिल्कुल अपने सही है। लेकिन क्या होता है, अर्थमेटिक के साथ साथ केमिस्ट्री भी होती है किसी भी चुनाव में। उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा बसपा की जो केमिस्ट्री बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, जो केमिस्ट्री लालू और नीतीश की 2015 में बिहार में बन गई थी। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बिल्कुल व्यवहारिक बात बता रहा हूं, क्योंकि सपा और बसपा के जन का जो जनाधार वर्ग है, जो कार्यकर्ता है, उसमें इतनी ज्यादा तलखी थी, इतनी कटुता थी, उतनी उनकी बीजेपी के साथ नहीं थी। बसपा की तो बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं थी, वो तो 3 बार अलायंस कर चुकी थी। तो जहां जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, वहां बहुजन समाज पार्टी के दलित वोट बैंक ने, ओबीसी वोट बैंक ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया, सपा को नहीं दिया। और इसी तरह जहां बीएसपी के उम्मीदवार थे, वहां सपा का जो हिंदू यादव वोट बैंक था, जनाधार था, उसने बीजेपी कैंडिडेट को वोट, बीजेपी को डबल फायदा हुआ, इसका दोहरा लाभ हुआ। और खाली मुस्लिम वोट था वो एकजुट हुआ था, उसमें भी कांग्रेस अलग लड़ रही थी, तो कहीं कहीं 2% 3% कांग्रेस ने भी सेंधमारी की थी उत्तर प्रदेश में 2019 में। इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए। इस बार क्या है कि मुस्लिम बिल्कुल एकजुट है इंडिया गठबंधन के पीछे पूरे देश में। ओवैसी साहब को मजबूरी में अलायंस करना पड़ा पल्लवी पटेल के साथ, का मेरा दल के, उनको कैंडिडेट की समस्या हो गई उत्तर प्रदेश में, ढंग के कैंडिडेट, मतलब जैसे वो लड़ाते रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम्स ने बिल्कुल माना नहीं। एक तो वो कंसोलिडेट हो गया है पूरी तरह से। दूसरा क्या है कि जो अभी तिवारी जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही, कि इस बार जो ग्रैंड अलायंस बना है ना नेशनल लेवल पे, इंडिया अलायंस, जो सत्ता की दावेदारी कर रहा है, बना पाएगा नहीं बना पाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो दावेदारी में है। तो उसका जो वोटर है, सपोर्टर है, और जो नॉन बीजेपी एंटी बीजेपी जो वोटर है, भले वो सपा बसपा का वोटर, सपा और उसका ना हो, लेकिन वो बदलाव चाहता है, वो भी गोलबंद हो सकता है भाजपा विरोधी खेमे के साथ। एक बात। दूसरी बात कि बहुजन समाज पार्टी, अगर जहां जहां उनके कैंडिडेट मजबूत है, अगर वो अपना जो दलित वोट चला गया था बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, अगर उसको वापस लाने में सफल होती है, तो नुकसान फिर किसका होगा? वो बीजेपी के उस जो वोट जो नंबर है उसमें कमी आएगी। तो ये सब अभी केमिस्ट्री किधर जाती है, इस पर भी हमको देखना पड़ेगा। और तो एक बात मैं और ये कहूंगा कि पश्चिम बंगाल को लेकर के मुझे भी लगता है कि देखिए, मीडिया का और तमाम सारा शोर तो विधानसभा में भी बना था 2021 में, और लगभग लोग भविष्यवाणियां कर रहे थे कि बीजेपी 125 से लेकर 150 सीट तक जीतेगी विधानसभा में, क्योंकि 18 सीटों के हिसाब से उसकी 126 सीटें बनती थी विधानसभा में। और जिस तरह से मोदी जी ने सघन प्रचार किया और जिस तरह पूरा नैरेटिव बना था, और टीएमसी को तोड़ करके हर रोज टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तो लग रहा था कि टीएमसी का मामला गया। लेकिन जब नतीजे आए तो टीएमसी और बढ़ गई,
वो पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें पड़ गई, बीजेपी भी पड़ी विधानसभा में, वो 77 सीटें आ गई उसकी, लेकिन वो 126 वाला आंकड़ा नहीं छू पाई जो लोकसभा के हिसाब से तो मिलना चाहिए था। तो इस बार भी ये संदेश खाली को लेकर के एक बड़ा नैरेटिव बीजेपी बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो मेरी तमाम पश्चिम बंगाल में लोगों से बात हुई है, उनका कहना है वो क्षेत्रीय स्तर का मामला है, और कितना चला कितना नहीं चला, क्योंकि नॉर्थ बंगाल और साउथ आपका जो है वहां अलग अलग स्थिति है। और जो सीटें पिछली बार बीजेपी ने, जैसे एक आसनसोल सीट है जहां से पवन सिंह को दिया था, पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया, शत्रुघ्न सिन्हा जहां बाई इलेक्शन में जीते थे, बाबुल सुप्रियो जहां जीते थे, वो बाबुल सुप्रियो जीते थे आसनसोल 2019 में, बीजेपी नहीं जीती थी, बीजेपी का एड ऑन हुआ था, और इसी में बाई इलेक्शन जब हुआ तो शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए जो वहां के है भी नहीं। और इस बार भी वहां स्थिति बीजेपी की कमजोर है बताई जा रही है। बीजेपी ने आलूवालिया को टिकट दिया है, आलूवालिया को दिया है, आलूवालिया साहब तो आसनसोल के ही रहने वाले, हाँ दार्जिलिंग से भी एमपी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ऐसी कई सीटें ऐसी है जो अभी तिवारी जी कह रहे थे जिनको लेकर के वहां पर वो हो सकता है। बिहार में मुझे भी लगता है, पता नहीं मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बिहार में कई लोग कह रहे हैं 2020 भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो जनाधार है उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आई, और उसके पास उस जनाधार में दो ही रास्ते हैं, या तो बीजेपी के साथ जाए या आरजेडी के साथ आए। तो जाहिर है जो एक ओबीसी माइंडेड लोग हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स के, उनकी चॉइस आरजेडी है, और मुस्लिम जनाधार जो नीतीश कुमार का था पसमानदा मुसलमानों का, उसमें भी काफी आरजेडी की तरफ जो है मूवमेंट है, आरजेडी की तरफ। तो इसलिए 2019 का रिजल्ट हो जाएगा वो मुझे नहीं लगता है, और 2019 में हमें नहीं भूलना चाहिए पुलवामा और बालाकोट का भी एक एडिशनल वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा था, जो अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सर्वे है इनका लोक पोल का, तो आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से काफी इन्होंने ग्राउंड पे जाके काम किया है। और एक बात जरूर है कि ये चुनाव पूरी तरह से मोदी बनाम मुद्दे होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं गिना रही है, वो ज्यादा हमला कर रही है कांग्रेस पर, और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवारवाद है, और वो देश के मतलब कच्चाई तीबू से लेकर के और मुस्लिम लीग तक के सारे मुद्दे जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री जी अजमा रहे हैं, और हमला उनका इस पर है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता, भले हम लोग एक नैरेटिव बना दिया गया है, किसी भी आप टीवी चैनल पे जाइए, अखबार में देखिए, कहीं भी इधर विपक्ष तो कोई है ही नहीं, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पा रहा है, विपक्ष मुद्दे नहीं। अरे भाई विपक्ष मुद्दे कैसे उठाए? राहुल गांधी की दोनों यात्राओं में बेरोजगारी और महंगाई और ये सारे मुद्दे चर्चा में रहे। सब हर सभा में अगर फॉलो तो करते नहीं, मैं तो करता हूँ विपक्ष को भी, हर सभा में अग्निवीर का मुद्दा, हर सभा में उनका घोषणा पत्र आप देखिए कितना मतलब जो है उसमें मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो आप लगातार प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की हर मीटिंग को आप लाइव दिखा रहे हो, हर जगह उनका रोड शो लाइव दिखाया जा रहा है। अब योगी जी अगर बोल रहे हैं उस पर मैनिफेस्टो पर वो भी लाइव चल रहा है टीवी चैनलों पे। विपक्ष के नेताओं का आपने एक छोटा सा कट दिखा दिया, एक वो दिखा दिया और काम चला लिया। तो लेकिन फिर भी विपक्ष ही मुद्दे को ले गया है। इसीलिए सीएस के सर्वे में महंगाई 27-27% और बेरोजगारी 23% सबसे बड़ा मुद्दा लोगों ने बताया। इसीलिए 79.6% लोगों ने कहा कि हमें ये देश सबका है। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये चुनाव मोदी बनाम मुद्दे में की तरफ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन शीतल जी ये मुद्दे इंडिया ने तो बना दिए, बीजेपी या मोदी शाह जो मुद्दे बनाना चाहते थे वो मुद्दे नहीं बन रहे। वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना चाहते थे, वो नहीं बना। वो उन्होंने मतलब 5 किलो अनाज और लाभार्थी इस तरह की चीजों को मुद्दा बनाना चाहा, उसका कोई चर्चा नहीं करा। मुद्दे घूम फिर कर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार, ये ज्यादा बना, या वॉशिंग मशीन ज्यादा चर्चा में है जो दूसरी पार्टियों से भ्रष्ट नेता लाए जा रहे हैं उनको लेकर। तो बीजेपी अब नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही। इस चुनाव का नैरेटिव बीजेपी के हाथ में रही नहीं है।
कम्युनल कार्ड भी खेलकर वो कुछ नहीं कर पा रहे, उसकी भी चर्चा नहीं हो रही। जी देखिए, धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये चुनाव शाइनिंग इंडिया की रिप्लिका में बदलने जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि चुनाव जब शुरू हुआ था तब नहीं लग रहा था, तब हम लोगों को लग रहा था कि यूपी में 75 सीटों तक 72 सीटों तक जा सकती है बीजेपी। लेकिन चुनाव जब अब ऐलान हुआ, लोग कुछ बोलना शुरू हुए, अब पहले चरण के वोट पड़ रहे हैं तो पता चल रहा है, तो हमें सब पता चल रहा है कि ज्यादा बिकरिंग जो है बीजेपी के अपने मतदाता समूह में हो रही है। गुजरात से लेके और आपके सरधना तक राजपूतों के प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सब सॉलिड वोट थे जो बीजेपी के लिए लड़ाई भी लड़ते थे सोशल मीडिया से हर जगह, और वोट बूथ पे भी लड़ाई लड़ते थे और अपने समर्थकों को ले जाके वोट कराते थे। नौकरी और अन्य जगहों में इनकी उपस्थिति है, उस सब का भी प्रभाव होता था। तो अगर इनमें अनरेस्ट है, जाट समाज में अनरेस्ट हो चुका है काफी बड़े हद तक, गुर्जर में उस तरह से नहीं हुआ है लेकिन कंफ्यूजन उधर भी है। पिछड़ी जातियों में ओवरऑल जाति जनगणना के सवाल ने और आरक्षण के सवाल ने पिछड़ी जातियों और दलित जातियों और आदिवासियों में एक बेचैनी पैदा की है। सारे दलित समाज में इस समय संविधान को लेकर डिस्टरबेंस हुआ है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि हर रोज कोई न कोई वीडियो आ जाता है जिसमें बीजेपी का कोई उम्मीदवार संविधान को बदलने की बात कह रहा होता है। ये सब मुद्दे अपने आप बनते जा रहे हैं। मैं विनोद जी की बात से सहमत हूँ कि ये चुनाव शुरू तो हुआ था, मोदी जी अपने मुद्दों पर इसको लाना चाह रहे थे, जिसमें वो विपक्षियों को भ्रष्टाचारी करार देके और स्वयं को मतलब जैसा वो अपने लोगों से प्रस्तुत कराते हैं महामानव वाली स्थिति में लेके चुनाव लड़ रहे थे, और सारे उनके समर्थक बता भी रहे थे कि उनकी रेटिंग इतनी हाई उतनी हाई वगैरह वगैरह, और उससे कंफ्यूजन का वातावरण था। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुआ है उसके बाद पिछले 3 हफ्तों में दरअसल इतना परिवर्तन हो गया है कि अब पहले चरण के अनेक सीटों पर हमें दूसरी सूचनाएं आ रही हैं जो बिल्कुल ही उससे कॉन्ट्रेरी है। और हम देख रहे हैं कि अग्निवीर का मुद्दा बहुत गर्म है बेरोजगारों के बीच, हम देख रहे हैं ये संविधान का मुद्दा बहुत गर्म है, हम देख रहे हैं महंगाई बड़ा भारी मुद्दा है, हम देख रहे हैं रोजगार तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तमाम चैनलों के लोग जो फील्ड में जा रहे हैं सब पे कोई न कोई लड़ने आ जाता है रोजगार के सवाल पे, और अनेक वीडियो उपलब्ध है जो नेचुरली आ रहे हैं, ये अननेचुरल नहीं, सब में आज तक में आ रहे हैं, जो नहीं चाहता वो दिखाना उसमें आ रहे हैं। मैं अपने बगल चेंजेस देख रहा हूँ, अमेठी में ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी वगैरह पता नहीं लड़ेंगे, जीत पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब वातावरण ऐसा हो रहा है कि प्रतीक्षा हो रही है उनकी कि वो आए और नॉमिनेशन करें, और लोग आज तक के चैनल पे वो एक वीडियो घूम रहा है, लोगों ने कहा कि बस उनको नॉमिनेशन करना है, यहाँ आके लड़ने का काम हम करेंगे। तो ये जो चेंज हो रहा है ये जनता में अपने आप हो रहा है, या यूं कहा जाए कि जनता में एक डर और कंफ्यूजन और इस सब ने एक घटाटोप पैदा कर दिया था, जिसको मीडिया और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़े स्तर पर मैनूवरिंग के जरिए लोगों पर लादा गया था। अब लोग उससे पिंड छुड़ाना सा चाह रहे हैं, और ये जो है जितना चुनाव आगे बढ़ेगा हमें इसके संकेत मिलते जाएंगे। पहले चरण में जो संकेत उत्तर प्रदेश से हो या राजस्थान से आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए तो उत्साहवर्धक नहीं कहे जा सकते। बिहार के सीटों में थोड़ा सा, क्योंकि वो सीटें पहले से वैसी थी, मुझे बहुत डिटेल नहीं पता है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उससे मैं बहुत उत्साहित नहीं था, इसलिए मैंने वो कहा। लेकिन हो सकता है तिवारी जी वगैरह के पास बेहतर इंफॉर्मेशन हो, भविष्य में हम लोग उसको टैली करेंगे। बिल्कुल तो, बिल्कुल इस पर अलग से बात कर लेंगे। जी 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 तो अलग से बात कर, जी बात पूरी करें। मोदी बनाम मुद्दा हो रहा है जी, लेकिन राजन जी मेरा सवाल ये है कि मोदी बनाम मुद्दा हो रहा है, मुद्दे तो अब बड़े हो रहे हैं, क्या मोदी भी छोटे हो रहे हैं? विनोद जी मैं आपके पास, अच्छा चलिए पहले आप बोलिए। जी, क्योंकि वो बस शीतल जी की बात में थोड़ा जोड़ना चाह रहा था, इसलिए मैं, तिवारी जी भी क्षमा करेंगे इंटरवेंशन के लिए। दरअसल मैं कल जो है एक वीडियो देख रहा था ऐसे यूट्यूब पे, वो भी न्यूज तक करके, कोई आज तक का शायद डिजिटल का कुछ है, तो वो दिल्ली में वो लड़की घूम रही थी, और दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में जहां ये सारे नौजवान आते हैं तैयारी करने, यूपी 3-3 साल से 4-4 साल से, और सब वोटर भी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की और तमाम परीक्षा। उसने कम से कम 25-30 और ज्यादा नौजवानों से बात की, एक भी मुझको ऐसा नहीं मिला
जो एम्प्लॉय रोजगार के को लेकर के परेशान न हो। और वो सब बार बार इस बात को कह रहे थे कि हमारा रोजगार खत्म हो गया, हमारा रोजगार। वो सारे के सारे मतलब सरकार को लेकर के काफी निराशा थी उनके अंदर। और दिलचस्प बात बताऊं, उसमें उनके बीच में कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी चर्चा थी कि जो 1 लाख रुपए साल में देने का, अप्रेंटिसशिप और अग्निवीर खत्म करने का, और 30 लाख रिक्त पद भरने का, जो ये सब चल रहा है, इसकी बड़ी चर्चा। तो जो शीतल कह रहे हैं ना कि इस तरह की चीजें घूम रही है, हम लोग देखते नहीं है, वो मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक चीज और मैं इसी में जो कल मैंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में लिखा कि पहले चरण का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, और मैं अपील करता हूं कि आप सपरिवार वोट डालने जाएं, लेकिन वोट डालने से पहले पार्टियों के घोषणा पत्र, उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम आप देखें, उम्मीदवारों को देखें, और फिर जो पसंद है उसको वोट दें। बिल्कुल गांधीवादी ट्वीट था, नॉन वायलेंस, कोई किसी के लिए हमने, शाकाहारी ट्वीट था। लेकिन उसपे जिस तरह से रिएक्शन आया, खास करके हिंदुत्ववादियों का, तो सीधे सीधे मंदिर को लेके कि मंदिर बनाया है और मंदिर का वादा किया था, मतलब उस शाकाहारी ट्वीट ने बेचैन कर दिया। ये बताना चाहूँ। जी जी राजेंद्र जी, मुद्दा तो बड़े होते जा रहे हैं और मोदी कहीं छोटे तो नहीं होता ऐसे। क्या ये जो ये सर्वे है वो ये भी बताता है कि मोदी फैक्टर भी उतना काम नहीं कर रहा है, मोदी की अपील भी वैसी नहीं है? जी, 2-3 बातें मैं इस संदर्भ में कहूंगा। उससे पहले एक ट्वीट का मैं भी हवाला दे दूं। पीटीआई ने ट्वीट किया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, कि अयोध्या में रामलला का रुद्राभिषेक किया गया है। आप समझ लीजिए किस स्थिति में तो देखिए, जो चुनाव जो मैं देख पा रहा हूं इस समय, एक तो ये मोदी जी के चुनाव पूरी तरह से मोदी और एंटी मोदी, पहली एक चीज तो मुझे ये नजर आ रही। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ मोदी जी हैं, जबकि इंडिया की तरफ से हर राज्य में एक बड़ा नेता है जो मोदी जी से लड़ रहा है। तो मोदी जी अकेले हैं और इधर ढेर सारे लोग लड़ने वाले हैं, चाहे आप बिहार देखें, चाहे उत्तर प्रदेश देखें, चाहे बंगाल देखें, तमिलनाडु, इवन कांग्रेस के राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, हर जगह नेता हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, जिसे न्याय पत्र कांग्रेस ने कहा था, जब अगले दिन मोदी जी ने उसमें मुस्लिम लीग वाला छौंका लगाया उस पर, उसके बाद उस घोषणा पत्र की डिमांड बढ़ गई। और हुआ क्या, मैं बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग जो कांग्रेस के लिए जो वार रूम में काम करते हैं, मैं उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एक वार रूम दरअसल उनका रांची में भी चलता है, तो नेशनल वार रूम है। तो उनका ये कहना था कि रिकॉर्ड अगले दिन जो पहले डाउनलोड नहीं हुए थे घोषणा पत्र उनकी साइट से, उससे ज्यादा देखा गया वो घोषणा पत्र अगले दिन मोदी जी के कहने के बाद। और उससे फर्क जो मैं समझ पा रहा हूं पड़ा ये कि लोगों को लगा कि इसमें मुस्लिम लीग तो है नहीं, बाकी चीजें जो लोगों तक नहीं पहुंच रही थी वो पहुंच गई, और उसके चलते कांग्रेस को बहुत फायदा हो गया है। जी। एक और बात, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू ने मोदी जी की जो सिक्का था उसको, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। जो 20 आने पे चलता था वो मुझे लगता है 12 आने पे आ गया। 12 आने पे आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 54 और 58, ऐसा नहीं है, 12 आने पे वो आ गया। और उसके चलते हो क्या रहा है कि जो भ्रष्टाचार की बात मोदी जी अब कर रहे हैं, उसका वो असर नहीं है जो पहले हुआ करता था। और तीसरी बात और कि जब मोदी जी अपने भाषणों में रोजगार या इन किसी चीज का जिक्र नहीं करते, और इवन वो अपनी पुरानी योजनाओं का जिक्र नहीं करते, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जो बड़े जोर शोर से हुई थी, तो वो सवाल खड़े कर रहा है लोगों के दिमाग में। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो उन्हीं पर सवाल खड़े कर दे रही हैं। तो और जिसका जवाब आप देखिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। आज एक मैं सुबह सोच रहा था कि अखिलेश यादव को राहुल गांधी के साथ दिखने की जरूरत क्या पड़ी कि गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो दोनों साथ साथ। उसका मतलब बहुत साफ है कि राहुल गांधी
बहुत तेजी से लोगों के दिमाग में छा रहे। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो भी माहौल बन रहा है उस माहौल को और मजबूत किया जाए, अखिलेश को ये लग रहा होगा। दूसरी बात, उसी में एक सवाल हुआ था, वो सवाल ये था कि आप सारे लोग अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो कैसे होगा। अब आप देखिए कि मैंने सारे घोषणा पत्र देखे, मैंने डीएमके का घोषणा पत्र भी देखा है और आरजेडी का भी, अखिलेश का भी, और ममता भी जो कहती हैं, कहीं कोई कंट्राडिक्शन आपस में नहीं है। सारे घोषणा पत्र अलाइंड हैं एक दूसरे से। अब वो बाय चांस हुए या बातचीत करके हुए, राहुल का कहना था बातचीत करके हुआ है, तो हो सकता है बातचीत करके हुआ, लेकिन इसका असर भी लोगों के उसमें है कि जब राहुल गांधी 30 लाख नौकरी की बात कहते हैं तो उन सारी चीजों को जोड़ करके तेजस्वी वहीं 1 करोड़ नौकरी की बात राष्ट्रीय स्तर पे करने लगते हैं। तो ये सारी जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वो जबरदस्त है। दूसरी तरफ मोदी जी का कोई नैरेटिव चल नहीं रहा है, दिक्कत बड़ी है। और बिहार के संदर्भ में एक लाइन और बोल दूं मैं, बीजेपी ने यह तय किया है कि एक तो नीतीश कुमार मोदी जी के साथ मंच नहीं शेयर करेंगे, गया में नहीं शेयर किया, पूर्णिया में नहीं किया कल। दूसरा ये तय किया है कि भले जेडीयू का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर पूरी जोर लगाएंगे और कमल की बात करेंगे। इससे जो एक मैसेज जा रहा है वो मैसेज भी एक अलग तरह का है जिसका नुकसान एनडीए को होगा। जी वीरेंद्र, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो विनोद जी ने भी शुरू में कहा था कि अल्टीमेटली बीजेपी के पास जो अंतिम अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है कम्युनलिज्म का, कम्युनल कार्ड खेलने का, क्या उसकी गुंजाइश रह गई है? इतना एक्सपोज हो चुका है ये सारा मामला न, तो अब मुझे लगता है पुलवामा भी अगर हो जाए या करवा दिया जाए तो भी शायद फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। क्या अब इस बीच समर में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो पूरा गणित बदल दे, या बीजेपी कुछ ऐसा कर सकती है जिससे ट्रेंड बदल जाए? मुझे नहीं लगता। देखिए, अभी जैसे तिवारी जी ने कहा, बाकियों ने भी कहा, मुझे लग रहा है कि मोदी फैक्टर जो है ना, मोदी जब 14 में जो बात कर रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार होंगे, 2022 तक हर व्यक्ति की छत होगी, किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, एक वादे थे। तो इंडिया अलायंस भी उस तरह के वादे कर रहा है। तो बेसिकली स्थिति ऑपोजिट हो गई। और दूसरी बात कि जो वोटर है उसने देखा 10 साल बहुत टाइम होता, 5 साल पहला दे दिया, सेकंड दे दिया, 10 साल में अगर आप रोजगार नहीं दे सके, 10 साल में हमारे घर पे छत नहीं बना सके, 10 साल में हमारे आमदनी दुगुनी करने के, तब तक गारंटी का मतलब क्या है? तो स्थिति ऑपोजिट हो गई। इसलिए आज वो बेनिफिशियल स्थिति में, इंडिया अलायंस आज वादे करने की स्थिति में है। और उनके साथ एक नेता है, राहुल गांधी ऐसा नेता है जिसका कोई बैगेज नहीं है। राहुल गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, कोई मिनिस्टर नहीं रहे, कोई पूछे कि भाई तुम कैसे कर, तुमने अपने राज्य में क्यों नहीं किया? फिर नया वोटर, उसको पता भी नहीं कि इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था या नरसिम्हा राव के समय में क्या हुआ था। तो उसके लिए एक नया वादा है, नया नेता है। तो ये मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार से फटीक 10 साल का जो उनका कामकाज था उस कारण से यह असर हो रहा है। बाकी आपने जो कहा कि क्या कम्युनल कार्ड खेलेंगे, मैं यही कह रहा हूं कि जो कम्युनल यहाँ इंडिया का जो वोटर है बहुत शुरू से था, 1947 से भी एक क्लास थी जो उस समय भी कम्युनल थी, जो उस समय जनसंघ को वोट देती थी। वो क्लास धीरे धीरे बढ़ गई, लेकिन उसकी एक सीमा है। उस सीमा है ये जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उसके दिमाग में ये फितूर आता है कि ये हिंदू मुस्लिम वगैरह, जिसको रोजगार चाहिए उसको ये सब नहीं चाहिए। जो बेचारा दिल्ली में आया है वो नौकरी के लिए या रोजगार के लिए, जैसा कि अभी बताया आज तक के चैनल के बारे में, तो उसको नौकरी चाहिए और देख रहा है कि 10 साल में कुछ रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार की बात ही नहीं करे मोदी जी आजकल। तो इसलिए वो कार्ड अब नहीं चलेगा। हाँ, अगर बड़े पैमाने पर दंगे हो जाए तो अलग बात है, उस लेवल तक अगर जाए तो, और पाकिस्तान से कोई लड़ाई हो जाए वैसा कुछ होता, लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि पुलवामा को जो हुआ था एक तरह की लड़ाई ही थी। तो मुझे लगता है कि जितनी कार्ड की अंडी चढ़नी थी उतनी चढ़ गई, और अब कम्युनल कार्ड भी नहीं चलेगा। जब मुद्दे हावी हो जाते तो कोई कार्ड नहीं चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके भाई मुस्लिम लीग कहने का जब असर नहीं हुआ, पोशाक से पहचान लेते, असम में उनका सीए के कारण दिक्कत हो रही है, एनआरसी लाने की बात नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से वो बैकफुट पे है। और गारंटी की बात जहां तक बेकार हो, गारंटी से इतनी घबरा गई है कि शायद कोई व्यक्ति कोर्ट में चला गया है कि कांग्रेस की गारंटी एक तरह की रिश्वत है और इसकी गारंटी जो है इसको रोका जाए। तो आप कांग्रेस की गारंटी से, मैनिफेस्टो से आप इतना घबरा गए हैं। और मुझे लग रहा है अगर ये चीज हर व्यक्ति तक चली, चुनाव 7 राउंड में है, 8 राउंड में है,
अगर हर वोटर के पास ये और यंग लोगों के पास, जिनके पास मोबाइल है, ये बात चली जाए कि आपको इस तरह से मिल रहे पैसे मिल रहे हैं, महिलाओं को अगर 1 लाख मिल रहा है, अगर ये चीज चली जाए, और ये चीज ने हर जगह काम किया है, लाडली बहन योजना ने एमपी में काम किया है, तो जब ये योजना बंगाल में काम किया है, जो ममता बनर्जी का, कर्नाटक में काम हुआ है, तो लेकिन अगर ये मैसेज पहुंचना चाहिए, बस ये कि अगर कांग्रेस की वर्कफोर्स या इंडिया का वर्कफोर्स इस मैसेज को जनता तक पहुंचा पाए, तो निश्चित रूप से रिजल्ट जो है उसमें अंतर आ सकता है। शीतल जी, आपको लग रहा है कि अभी कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक बाकी है जो उनके कोई ऐसा तीर बाकी है मोदी के तरकश में, जो उन्होंने बचा के रखा होगा ऐसे नाजुक मौकों के लिए? आप हमेशा बात करते हैं कि उनके पास सब कुछ है, कारपोरेट है, धन्ना सेठ है, मीडिया का बल है, क्या नहीं है? तो अब कौन सा बल इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये कई बार चीजें अपने हाथ में नहीं होती, बहुत सारी चीजें घट जाती हैं और उनका फायदा हो जाता है, और कई बार चीजें उल्टी हो जाती हैं। जैसे अभी खबर आ रही है कि बिहार के 2 मजदूरों को शायद कश्मीर में आतंकवादियों ने गोली मार दी है, और उसमें से एक की शायद अस्पताल जाते समय मौत हो गई, दूसरा मृत्यु से जूझ रहा है। ये खबर मोदी जी को नुकसान करेगी बिहार लौटेगी तो। अब ये और बात है कि उसको मीडिया डाउन प्ले करेगा कि आप कह रहे हैं कश्मीर हमने बहुत सुधार दिया, 370 कर दिया। इनके बेचने का एक टूल ये भी है कि हमने 370 किया, ये किया, ऐसा वायदे किए थे। आएगा कि उसके बाद हमारी आदमी की लाश लौट रही है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें आपके अनुकूल चलने लगती हैं सब, और कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें आपके प्रतिकूल होती हैं। सच्चाई तो यह है कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोग सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे कि 10 साल पहले सिर्फ एक ही डिस्टर्ब्ड एरिया था कश्मीर, आज मणिपुर भी एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहां हमारा कोई स्टेट माइट नहीं बचा है, आपने अपने हाल पे छोड़ दिया है। तो लेकिन समस्या यह है कि सबको एक्सप्लॉइट करने की जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है वो अभी उतना नहीं है। उसकी वजह मीडिया और दूसरे कारण है, जिस पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। तो आज तो इतना ही कि मुझे नहीं लगता कि कोई तर्कश में अब जादू से कबूतर निकाल पाएंगे। जो निकलने थे वो कबूतर उड़ रहे हैं, लेकिन वो फड़फड़ा रहे हैं, पहुंच नहीं रहे। विनोद जी, नहीं, बात तो मैं अपने दोनों मित्रों की बात से सहमत हूँ कि अब समय क्योंकि इतना वो हो गया है, और अब अगर कोई भी इस तरह का तीर तर्कश होता है तो जनता यही मानेगी कि चुनाव को देखते हुए किया गया है। और काफी हद तक देखिए, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं। जैसे पुलवामा, मैं नहीं कहता कि पुलवामा कोई इन्होंने किसी ने करवाया, पुलवामा हुआ, आतंकवादी ने किया, लेकिन उसको फॉलो अप में आपने स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, ठीक है, उसका फायदा मिला। लेकिन सवाल जो सतपाल मलिक ने उठाया था वो ये उठाया था कि उसकी जांच नहीं हुई, और उसके जो तमाम सारे जो लोग जिम्मेदार थे कि इस लापरवाही के, कि भाई इतनी लंबी गाड़ियां भेजी गई बिना सैनिटाइजेशन की सब पे, तो वो जो है अब लोगों तक चीजें पहुंच गई कि भाई बात तो सही है कि एक आदमी उसमें मतलब सस्पेंड तक नहीं हुआ पूरे उसमें चेन में, तो भाई ये लापरवाही क्यों? कुल मिला के ये है। और पुलवामा जब हुआ था 2019 तो फरवरी में हुआ, घटना हुई थी बालाकोट की घटना, 14 फरवरी, और फिर बालाकोट की घटना फरवरी के अंतिम हुई थी 15-20 दिन बाद। और चुनाव तब तक घोषित नहीं हुए थे, चुनाव उसके बाद घोषित हुए, और वो पूरा माहौल सरचार्ज हो गया। अब चुनाव घोषित हो गए, कल पहले चरण का, परसों 19 तारीख को पहले चरण का मतदान हो जाएगा, दूसरे चरण का प्रचार शुरू हो जाएगा। तो अब जैसा कि अभी शीतल भाई कह रहे हैं, जो कश्मीर में घटना हुई मजदूरों को मारे जाने की, तो इनके इससे उनका वो ये जो नैरेटिव लगातार सरकार बना रही है, हमेशा हमारे गृह मंत्री जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात कहते हैं कि हमने कश्मीर को जो है स्थिति सुधार दी, शांत कर दिया, वहां वातावरण सामान्य हो गया, तो फिर ये नैरेटिव गड़बड़ होगा। अब दूसरा, जब आप दावे के साथ राजनाथ सिंह कहते हैं या गृह मंत्री जी कहते हैं कि आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल खत्म हो गई, और ऐसे में अगर कोई आतंकवादी घटना बड़ी हो जाती है मान लीजिए, तो आपके ही दावे पर जो है चोट होगी, सरकार के दावे पर। तो इसलिए वो चीजें, मुझे लगता नहीं कि अब कोई ऐसी चीज होगी अब भाई। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके बारे में हम लोग कई बार अनुमान लगाते हैं, लेकिन हमारे अनुमान से ज्यादा वो लोग तेज निकल जाते हैं। कुछ ऐसा कुछ नई चीज ले आए कि एकदम से लोग वो हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन फिलहाल जितने टेस्टेड फार्मूले जो पुराने हैं, वो टेस्टेड फार्मूले
फिलहाल चलने वाले नहीं है। अब कोई नया अनटेस्टेड फार्मूला आ जाए अलग, तो अलग बात है। जी, आखिरी टिप्पणी राजेंद्र जी की। एक चीज राजेंद्र जी, एक चीज देखिए, बिहार में एक पेच और है। क्या चिराग पासवान का वोटर नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को वोट देगा? ये बहुत बड़ा पेच है। ये भी एनडीए के अंदर आपस में बहुत झगड़ा झंझट है। या नीतीश कुमार का सपोर्टर वोटर चिराग पासवान ने कांग्रेस को वोट देगा? तो ये भी वहां पर इस तरह का पेच है। बिल्कुल बिल्कुल। जी राजेंद्र जी। मैं विनोद जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं और शीतल जी की बातों से भी, जो कि अब कुछ कर पाने की स्थिति में मोदी जी है नहीं, और अब कुछ कर पाने की स्थिति में मोदी जी है नहीं। अगर कुछ करेंगे तो लोगों को लगेगा कि चुनाव को देखते हुए, मान लीजिए कुछ हो भी जाता है, ना करें वो, कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका फायदा मोदी जी को नहीं मिलने वाला। ये बहुत साफ है। अब आप देखिए, जो बात विनोद जी कह रहे थे कि फायदा नहीं उठा पा रहे हैं ये लोग, बहुत सारे वो चीजें हैं। लद्दाख में जो कुछ चल रहा है मीडिया तो उसे दिखा नहीं रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह के वीडियो जारी कर रहे हैं, कल उन्होंने जारी किया, उन्होंने कहा अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। जीडी बक्सी का जिस तरह का वीडियो आया, उसका कोई, जीडी बक्सी तो बिल्कुल घनघोर खूंखार रूप से मोदी जी के समर्थक थे वो जी। तो वो अगर कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन ने गड़बड़ किया है और उसको सरकार ये ऐसा नहीं कर सकती, और ये बात साबित हो रही है, लेकिन उसको नहीं कर पा रहे हैं लोग। मेरा सिर्फ ये है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के खिलाफ स्थितियां और अब दिखाई देने लगेंगी। अभी दिखाई नहीं दे रही है, ये सर्वे में दिखा या सीएसडीएस के सर्वे में दिखा, क्योंकि 19 तारीख की शाम के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में भी थोड़ा बहुत बदलाव, क्योंकि उनके पास भी एग्जिट पोल्स आ जाएंगे, थोड़ा बहुत बदलाव तो आएगा, और वो देखना होगा कि किस तरह का बदलाव आता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।